Pizzerians. We are Pizzerians. ओके गाइस, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे ये रहा। मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। क्या बोला गया क्वेश्चन में? बोला गया है इन द फिलेट वेल्ड द वीकेस्ट सेक्शन इज द। सो यहाँ पे ऑप्शंस आपके ये रहे। ऑप्शन ए इज द स्मॉलर साइड ऑफ फिलेट, ऑप्शन बी इज द थ्रोट ऑफ फिलेट, एंड ऑप्शन सी इज द साइड परपेंडिकुलर टू द फोर्स, एंड ऑप्शन डी इज द साइड पैरेलल टू द फोर्स। सो समझ लेते हैं हमारा फिलेट वर्ल्ड का वीकेस्ट सेक्शन कौन सा होता है। सो देखते हैं भाई। सो यहाँ पे जो हमारा फिलेट वेल्ड होता है कुछ इस तरीके से होता है। जनरली हम क्या करते हैं, फिलेट वेल्ड की हेल्प से दो प्लेट्स को डिफरेंट प्लेन्स पे, मीन्स हमारे पास दो प्लेट्स हैं जो कि डिफरेंट प्लेन्स पे, और हम इन दोनों प्लेट को कैसे कनेक्ट करते हैं? थ्रू दी फिलेट वेल्ड। सो यहाँ पे आपका क्या है? दिस इज द फिलेट वेल्ड, दिस वेल्ड इज कॉल्ड एज फिलेट वेल्ड। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस फिलेट वेल्ड का वीकेस्ट सेक्शन क्या है, या फिर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे इस ट्रायंगल को हम उठाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, दीज आर साइड्स, दीज आर इक्वल साइड्स एस एंड एस। दिस इज अ 45 डिग्री। सो हम अगर बात करें वीकेस्ट प्लेन की, सो एक ऐसा प्लेन, वीकेस्ट प्लेन क्या होता है? एक ऐसा प्लेन जहां से हमारा क्या है, फोर्स पास कर रहा है, या फिर जहां से हमारा जो फिलेट वेल्ड है वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। मींस एक ऐसा प्लेन जिसके अबाउट या फिर जिसके सीक्वेंस में, ओके, मींस जहां से फोर्स पास कर रहा है या फिर जहां से हमारा क्या है, फिलेट वेल्ड फेल हो रहा है। सो देखते हैं भाई, ये साइड्स हो गई और यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और अगर फोर्स की बात करें, सो फोर्स यहां से मूव करता हुआ इस तरीके से पास होगा। सो फोर्स कहां से जाएगा? ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस परपेंडिकुलर से पास करेगा। सो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थ्रोट ऑफ फिलेट वेल्ड। क्या हो जाएगा? योर राइट आंसर इज बी। क्या बोलेंगे? थ्रोट ऑफ फिलेट वेल्ड। और ये जो आपने परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ किया वेल्ड में, इसी को हम बोलते हैं क्या? थ्रोट। क्या बोलते हैं? थ्रोट थिकनेस भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? थ्रोट थिकनेस। सो आपके क्वेश्चन 1 का जो सॉल्यूशन है या फिर जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों? बी। ओके गाइस, अब हम मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड प्रॉब्लम में बोला गया है इन अ डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट। यहां पे क्या बोला गया है? हमारे पास डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट। सो पहले तो हमें समझना होगा बट ज्वाइंट क्या होता है। फिर वहां पे क्या है, बट ज्वाइंट पे क्या लगा रखा है? दो प्लेट्स लगा रखी है, मींस दो कवर प्लेट्स लगा रखी हैं, और वहां पे जो बोल्ट है कितना है? नंबर ऑफ बोल्ट्स 2 लगा रखे। ओके, सो आगे क्या बोला गया है? द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच लेंथ। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच लेंथ इन शेयरिंग द रिवेट्स इन इज एन, ओके, एन टाइम्स द shear strength of one rivet in single shear where n is equal to। सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस रहे, ऑप्शन ए इज द 1, ऑप्शन बी इज द 2, ऑप्शन सी इज द 3 एंड ऑप्शन डी इज द 4। सो देख लेते हैं भाई। यहाँ पे पहले तो हम समझेंगे डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट क्या होता है। सो यहाँ पे क्या है, दो प्लेट्स हैं, दीज आर 2 प्लेट्स, इक्वल थिकनेस का कंसीडर कर लो, 2 प्लेट्स, ठीक है। यहां पे क्या कर रखा है? डबल कवर है, मींस एक टॉप से कवर होगा, एक बॉटम से कवर होगा। ओके, आपकी ये जो 2 प्लेट्स दिख रही हैं इक्वल सेम प्लेन पे, इनको हम क्या कहेंगे? मेन प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन प्लेट्स। और आपकी ये जो टॉप और बॉटम में दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं कवर प्लेट्स। क्या बोलते हैं? कवर प्लेट्स। बोला है डबल, सो टॉप में और बॉटम में भी हमारा क्या है? कवर प्लेट्स है। और यहां पे क्या कर रखा है? 2 रिविट्स लगा रखा है। क्या कर रखा है? 2 रिविट्स लगा रखा है। क्या कर रखा है? 2 रिविट्स लगा रखा है। सो गाइस, यहां पे बताना है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच लेंथ।
सो अगर हम यहाँ पे बात करें एक सिंगल बोल्ट की बात करें, ओके सिंगल बोल्ट की बात करें, सो सिंगल बोल्ट के लिए यहाँ पे कितने शेयरिंग प्लेन्स हैं? सो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर सिंगल बोल्ट यहाँ पे कितना 2 शेयरिंग प्लेन है, एक ये एक ये, देयर आर 2 शेयरिंग। बट यहाँ पे बोला है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। सो यहाँ पे क्या होगा, आपके जो नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स होंगे, नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स इक्वल्स टू 2। सो आपके जो नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स हैं वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे? नंबर ऑफ बोल्ट से। सो नंबर ऑफ बोल्ट से इनटू नंबर ऑफ शेयर प्लेन, ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। जब भी स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट की बात करें तो आपको निकालना है नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स और उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ बोल्ट से। सो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स कितने हैं? 2 हैं, 1 2 मींस फॉर सिंगल बोल्ट देयर आर नंबर ऑफ 2 शेयर प्लेन्स। अब बात करते हैं दोनों बोल्ट की। सो नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हो गए? 2। सो यहाँ पे हम अगर फॉर्मूले में पुट करें सो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स इन द केस ऑफ डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट कितने हो जाएंगे? कोई भी बता सकता है, सिंपल 4। सो आंसर की बात करें, अगर राइट आंसर की बात करें, सो हियर राइट आंसर इज द डी। डी इज द राइट आंसर, मींस n इज इक्वल टू द 4। ओके, सो हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया है द कॉमन अजम्पशंस दैट ऑल रिवेट शेयर इक्वली अ नॉन एसेंट्रिक लोड इज वैलिड एट अ लोड। सो एक अजम्पशन है, उसमें क्या बोला गया है कि ऑल रिवेट्स लोड को शेयर करें इक्वली, बट रिवेट जो है नॉन एसेंट्रिक कंडीशन में। कैसी कंडीशन में है? नॉन एसेंट्रिक कंडीशन। सो ऑप्शंस की बात करें, सो ऑप्शन ए इज द बिलो द वर्किंग लोड, ऑप्शन बी इज द इक्वल टू वर्किंग लोड, ऑप्शन सी इज द अबव द वर्किंग लोड एंड ऑप्शन डी इज द इक्वल टू फेलियर लोड। सो यहां से आप आंसर को गैस भी कर सकते हो। कैसे गैस कर सकते हो? हर जगह पे देखो वर्किंग लोड लिखा है, मींस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में क्या है? वर्किंग लोड लिखा हुआ है। लेकिन जो एक्चुअल या फिर जो ओरिजिनल अजम्पशन है वो होता है इक्वल टू फेलियर लोड। क्या होता है दोस्तों? इक्वल टू फेलियर लोड। सो हियर राइट आंसर इज डी। ओके, सो यहां से हमारा तीसरा क्वेश्चन ओवर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, सो क्या रहा? बोला गया है द अपर यील्ड पॉइंट इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस कैन बी अवॉइडेड बाय। ओके, मींस जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, आप जानते होंगे माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप सबने देखा होगा। तो देख लेते हैं क्या होता है। कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता होगा। वाई एक्सिस पे क्या होता है भाई? स्ट्रेस होता है, और आपका एक्स एक्सिस पे क्या होता है? स्ट्रेन होता है। और हम बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों? माइल्ड स्टील की। किसकी बात कर रहे हैं? माइल्ड स्टील की। सो कर्व यहां पे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से कर्व दिखाई देगा। इस कर्व में कुछ पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को अलग अलग नाम दिया गया है। ओके, हियर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी डैश, सी, डी and E, last is the F. A is the proportional limit, B is the elastic limit, C dash is the upper yield point, C is the lower yield point, CD region plastic region, और आपका E क्या हो जाएगा? अल्टीमेट पॉइंट या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, एंड फाइनली F is the फ्रैक्चर पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि हम इस अपर यील्ड पॉइंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं। हाउ टू रिमूव, कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर हो जाएगा हॉट वर्किंग के थ्रू। कैसे रिमूव कर सकते हैं हम? हॉट वर्किंग के थ्रू रिमूव कर सकते हैं
अपर यील्ड पॉइंट। सो यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द अपर यील्ड पॉइंट इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन स्ट्रक्चरल स्टील कैन बी अवॉइडेड बाय। सो ऑप्शन इज द कोल्ड वर्किंग, ऑप्शन बी इज द हॉट वर्किंग, ऑप्शन सी इज द क्विंचिंग, ऑप्शन डी इज द galvanizing. So here right answer is the hot working. So right answer is the B. Okay. So fourth question का जो solution है means right answer जो है वो क्या हो जाएगा B. That means hot working के थ्रू हम upper yield point को remove या फिर eliminate कर सकते हैं. So guys हम move करेंगे question number 5 की तरफ. Okay. So आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे ये रहा। सो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है। बोला गया है जनरली द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टू स्पैन रेशियो ऑफ अ स्टील मेंबर शुड नॉट एक्सीड। बात समझ में आया। सो ऑप्शन ए इज 1/750 या फिर कह सकते हो 1/750। ऑप्शन बी इज 1/500 मीन्स 1/500। ऑप्शन सी इज 1/325 मीन्स 1/325 एंड ऑप्शन डी इज 1/250 मीन्स 1/250। सो गाइस यहाँ पे हम अगर बात करें सो एज पर WSN हम बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स की। यहाँ पे बात करेंगे इसकी बात करेंगे स्टील स्ट्रक्चर्स में WSN मेथड की। सो वहां पे जो आपका डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन टू स्पैन रेशियो बोला गया है वो क्या बोला गया है, शुड नॉट एक्सीड, शुड नॉट ग्रेटर देन 1/325। ओके, इसमें स्टील स्ट्रक्चर्स में WSN थ्योरी में बोला गया है कि आपका डिफ्लेक्शन, इसको आप लिख सकते हो डिफ्लेक्शन। ओके, डिफ्लेक्शन टू एल इफेक्टिव शुड नॉट ग्रेटर देन 1/325। So here right answer is the C. C is the right answer. Okay guys, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो आपका क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोला गया है भाई, बोला गया है एज पर IS 800 द मैक्सिमम अलाउबल slenderness ratio of compression member carrying forces resulting from dead load and superimposed load. Okay, so आपका ऑप्शन A 180, ऑप्शन B is 250, ऑप्शन C is 300 एंड ऑप्शन D is 400. सो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे किसकी बात हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात हुई है कंप्रेशन मेंबर की, क्योंकि कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर दोनों के केस में ही आपका सिलेंडरनेस रेशियो डिफाइंड है। ओके, अगर हम बात करें स्टील स्ट्रक्चर की, सो स्टील स्ट्रक्चर्स में आपके कौन से मेंबर, आपका टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर दोनों टाइप के मेंबर के लिए क्या डिफाइंड है, सिलेंडरनेस रेशियो। सो पहले तो हम देखेंगे कि हमारा मेंबर कैसा है, फिर चलेंगे हम कंडीशंस पे। ओके, सो अगर बात करें, यहाँ पे बात हुई है कंप्रेशन मेंबर की, इसकी बात हुई कंप्रेशन मेंबर की। सो कंप्रेशन मेंबर में फॉर डिफरेंट कंडीशंस there is slenderness ratio is defined. So अगर बात करें कि हमारा क्या है, अगर डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड की वजह से कंप्रेशन मेंबर के केस में स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है, 180। कितना होता है, 180। और अगर हम बात करें अदर देन डेड लोड एंड सुपर इम्पोज लोड मीन्स अर्थक्वेक लोड और विंड लोड, कितना होता है दोस्तों, 200। कितना हो जाएगा, 200। और फॉर लैटरल टॉर्जनल बकलिंग क्या हो जाएगा आपका सिलेंडरनेस रेशियो 250। क्या हो जाएगा गाइस, 250। सो आई होप यहां से आपको पता चल पा रहा होगा कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो क्या है, 180। क्या है, 180, क्योंकि पूछा गया है किसकी वजह से, डेड लोड एंड सुपर इम्पोज्ड लोड। ओके, किसकी वजह से, डेड लोड, सॉरी यहाँ पे ये अर्थक्वेक और विंड की वजह से 250 होता है। ओके, हियर 300।
this is the 3. Okay, so this is the 300. So right answer is A. आपका आंसर A यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, सो हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पे ये रहा। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। ओके, क्या बोला गया है, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड फॉर अ स्क्वायर प्लेट ऑफ स्क्वायर एज इज। सो ऑप्शन ए इज द 1.5 mm less than the thickness of the plate. Option B is the 1/2 of the thickness of the plate. Option C is the equal to the thickness of the plate, and option D is the 1.5 mm more than the thickness of the plate. So आप सबको पता होगा इसका राइट आंसर। सो हम अगर बात करें मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की, किसकी बात करें, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की, किसके लिए, फॉर स्क्वायर एजेस, मीन्स हमारे दो मेंबर इस तरीके से हैं। देख सकते हो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे बात करें मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की, किसकी, एस मैक्सिमम, वेल्ड साइज को हम एस से डिनोट करते हैं, और हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की, कहाँ पे, फॉर स्क्वायर एजेस। सो इस केस में आपका जो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड होता है उसका जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, थिकनेस। ओके, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, क्योंकि मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड गवर्न करता है आपका थिकर मेंबर, सॉरी थिनर मेंबर से। किससे गवर्न करता है, आपके थिनर मेंबर के द्वारा गवर्न होता है। सो आपका जो मैक्सिमम वेल्ड साइज होगा वो क्या हो जाएगा, टी मिनिमम माइनस 1.5। ओके, और यूनिट क्या होगी यहाँ पे, टी का भी mm होगा और यहाँ पे 1.5 mm में गिवन है। सो आप इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो एस मैक्सिमम की वैल्यू। सो यहाँ पे देख सकते हो आपका राइट आंसर इज ए। ओके, क्योंकि क्या बोला गया है ए में, 1.5 mm लेस देन द थिकनेस ऑफ द प्लेट। सो देख सकते हो दिस इज द थिकनेस ऑफ, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट, इसमें से हमने क्या किया, माइनस कर दिया 1.5 mm। ओके गाइस, सो आई होप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। आपका प्रॉब्लम नंबर 8, आपका प्रॉब्लम नंबर 8 ये रहा। क्या बोला गया है भाई प्रॉब्लम नंबर 8 में, सो प्रॉब्लम नंबर 8 में बोला गया है अ स्टील बीम, क्या बोला गया है, स्टील बीम सपोर्टिंग लोड्स फ्रॉम द फ्लोर स्लैब एज वेल एज फ्रॉम वॉल इज टर्म्ड एज। Option A is a stringler beam, option B is a lintel beam, option C is the spandrel beam, and option D is the header beam. तो यहाँ पे हम अगर बात करें ऑप्शन यहाँ पे अगर बात करें क्वेश्चन 8 की, सो बोला गया है कि ऐसी बीम जो कि फ्लोर स्लैब और वॉल दोनों के लोड को सपोर्ट करे। सो ऐसी स्टील की बीम जो होती है उसको हम कहते हैं दोस्तों स्पैंड्रल बीम। क्या कहते हैं, स्पैंड्रल बीम। सो हियर राइट आंसर इज द सी। ओके गाइस, सो हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, और आपका क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्या बोला गया है भाई, आपके क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है पर्लिन्स आर प्रोवाइडेड इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग टू कैरी डेड लोड्स, लाइव लोड्स एंड विंड लोड्स एज पर IS कोड। What are they assumed to be? मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा खासा लंबा चौड़ा है लेकिन यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में बोले। सो बोला गया है कि पर्लिन्स किस टाइप के मेंबर्स है। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम पर्लिन्स को किस कैटेगरी में, या फिर हमारे जो पर्लिन्स है वो किस टाइप के मेंबर्स होते हैं। सो सिंपल आपको पता होगा जो आपके पर्लिन्स होते हैं, पर्लिन्स आर डिजाइन्ड एज कंटिन्यूअस मेंबर। किस तरीके से हम पर्लिन्स को ट्रीट करते हैं, कंटिन्यूअस मेंबर। और पर्लिन्स का हम यूज कहां पे करते हैं दोस्तों, रूफ ट्रस में। कहां पे यूज करते हैं, रूफ ट्रस में। सो हियर राइट
ऑप्शन इज सी। ओके, सी इज द करेक्ट वन। सो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश होता है। हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो आपका क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोला गया भाई? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ राफ्टर मेंबर बिटवीन टू नोट्स एट अ डिस्टेंस L परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रस इज। बात समझ में आया? ओके, सो ऑप्शन ए इज अ 2.00 L, ऑप्शन बी इज अ 0.85 L, ऑप्शन सी इज अ 1.5 L एंड ऑप्शन डी इज अ 1 L। सो इस क्वेश्चन की बात करें, सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन 10 का, वो क्या हो जाता है? बी हो जाता है। क्या हो जाता है? राइट आंसर इज अ बी। जो आपका इफेक्टिव लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा? राफ्टर के केस में जो आपका इफेक्टिव लेंथ होगा वो हो जाएगा 0.85 L। किसके इक्वल हो जाएगा? 0.85 L के इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ओके भाई, सो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रूफिंग ऑफ अ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। ओके, मींस यहाँ पे कहने का मतलब है हमारा जो रूफ ट्रस है उससे रिलेटेड कुछ अजम्पशंस इन्होंने दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से अजम्पशंस सही है और कौन से गलत है। मींस आपको ओवरऑल पता लगाना है करेक्ट अजम्पशंस को। सो क्या बोला गया है यहाँ पे? स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? द कोनॉइडल, ओके, द कोनॉइडल सेल इज प्रेफर्ड टू नॉर्थ लाइट स्टील ट्रस्ड रूफ। Statement 2 is the warehouse flat slab construction is not suitable। ओके भाई, मीन्स ऊपर के दो पॉइंट्स क्या है? दोनों के दोनों करेक्ट है। पहले पॉइंट में द कोनॉइडल सेल इज प्रेफर्ड टू नॉर्थ लाइट स्टील रूफ ट्रस्ड रूफ, पक्का सही है, ये एक अजम्पशन है। दूसरा क्या है कि आप वेयर हाउस के जो हमारे वेयर हाउस होते हैं जहां पे चीजों को हम कलेक्ट करते हैं, ओके, इन्वेंटरी के तरीके से रखते हैं। सो हमारे जो वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस की जो स्लैब्स होती हैं वो फ्लैट नहीं बनाते, क्योंकि हो सकता है स्लैब से मॉइस्चर अंदर चला जाए। सो हम कैसी बनाते हैं? रूफ तरीके से बनाते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो राइट वन। अब बात करते हैं नॉट ऑप्शन मींस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट 3 की बात करें, सो देखते हैं स्टेटमेंट 3 इज अ राइट वन और अ रॉन्ग वन। सो क्या बोला गया है? लोड अदर देन सेल्फ वेट हैज इनसिग्निफिकेंट ऑन द डिजाइन। मींस रूफ ट्रस में हम ओनली एंड ओनली क्या डेड लोड को कंसीडर करते हैं? नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेड लोड के साथ साथ हम लाइव लोड को भी कंसीडर करते हैं, स्नो लोड को भी कंसीडर करते हैं, विंड लोड को भी कंसीडर करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, सो बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की। सो बोला गया है कंसीडरेशन ऑफ करोजिव एनवायरनमेंट कांट बी इग्नोर्ड एज इट अफेक्ट्स द ड्यूरेबिलिटी। ये आपका सही स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से गिवन है। ऑप्शन ए में बोला गया है स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4 मींस 4 के चारों स्टेटमेंट क्या सही है। ऑप्शन बी स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4 मींस 2, 3, 4 स्टेटमेंट क्या सही है। ऑप्शन सी इज 1 एंड 2 आर ट्रू एंड ऑप्शन डी इज 3 एंड 4 आर ट्रू। सो यहाँ पे आपको क्या समझ आया कि आपका स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। बट यहाँ पे अगर हम बात करें आंसर की, सो जो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में क्या है? यहाँ पे पहला में चारों है, सो चारों तो है नहीं सही। ओके, दूसरे में 2, 3, 4 है, यहाँ पे 3 गलत। सो इस क्वेश्चन का या फिर इस प्रॉब्लम का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। मींस आपका स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू वन। सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सॉल्यूशन होगा मींस जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज द सी। ओके, सो दिस प्रॉब्लम इज ओवर। मूव करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, 11 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? सी इज द राइट वन आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा स्क्रीन पे
ये रहा। सो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, IS 456/2000, ओके, मीन्स ये RCC का कोड है। बोला गया है कंसीडर्स कंक्रीट हैज रीच्ड इट लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स व्हेन द स्ट्रेन इज। सो आप सभी जानते हो क्या होता है कि हमारा कंक्रीट कहाँ पे, हम किस स्ट्रेन पे जनरली हम अज्यूम करते हैं कि हमारा कंक्रीट फेल कर जाता है। सो ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज 0.0015, ऑप्शन बी इज 0.0020, ऑप्शन सी इज 0.0030 एंड ऑप्शन डी इज 0.0035। सो आप ही मुझे बता दो विच इज द राइट वन। तो दोस्तों मैं समझा देता हूं आपको। जो आपका डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ओके। डायग्राम आपका स्ट्रेन डायग्राम जो कंक्रीट का होता है वो कैसा होता है, इस तरीके का, जिसको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर कर्व। क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर कर्व, ओके। सो यहां पे आपका स्ट्रेन, जब आपका कंक्रीट मैक्सिमम स्ट्रेस जहां पे होता है वहां पे आपका स्ट्रेन कुछ इस तरीके से होता है। हियर स्ट्रेन इज 0.002, क्या हो जाता है, आपका स्ट्रेन हो जाता है 0.002। लेकिन हम बात करें डिजाइनिंग के टाइम पे, हमारे IS कोड ने क्या बोल रखा है कि हम कंक्रीट के केस में फॉर डिजाइनिंग स्ट्रेन क्या मानेंगे, मींस फेलियर स्ट्रेन क्या मानेंगे फॉर डिजाइनिंग ऑफ RCC स्ट्रक्चर्स। सो बोला है 0.003, क्या बोला है, फॉर डिजाइनिंग ऑफ RCC स्ट्रक्चर्स। जो हमारा फेलियर स्ट्रेन है किसमें, कंक्रीट में, कितना अज्यूम करना है, 0.0035, ओके। सो हियर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इज द राइट वन, ओके। सो गाइस यहां से आपका 12th क्वेश्चन ओवर होता है। हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो 13th क्वेश्चन, ओके। योर 13th क्वेश्चन इज सेइंग दैट, ओके, बोला है द सेंट्रॉइड ऑफ अ कंप्रेशन ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट एट लिमिट स्टेट, द डिस्टेंस बीइंग मेजर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन एज इज। बात समझना भाई, बात समझना। यहां पे एज पर LSM इन्होंने कंक्रीट का स्ट्रेस ब्लॉक बोल रखा है। कंक्रीट का स्ट्रेस ब्लॉक कैसा होता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। ये यहां पे क्या होगा, यहां पे जो स्ट्रेस का वैल्यू होगा वो कितना होगा, एक्सट्रीम फाइबर पे 0.45 FCK, ओके। ये कैसा होता है, यहां से टॉप से कुछ डिस्टेंस तक ये कैसा रहेगा, रेक्टेंगुलर कह सकते हो या फिर स्ट्रेट बोल सकते हो। बाकी रिमेनिंग में कैसा हो जाता है दोस्तों, रिमेनिंग में ये हो जाता है पैराबोलिक। क्या हो जाता है, पैराबोलिक, ओके। या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो, न्यूट्रल एक्सिस से लेके फर्स्ट इनिशियली ये पैराबोलिक होता है, देन क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है। और करस्पॉन्डिंग इसके, इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू है कंक्रीट में, वो कितना अज्यूम करते हैं, 0.45 FCK। तो यहां पे पूछा गया है कि टॉप से ये जो आपका स्ट्रेस ब्लॉक है, इस स्ट्रेस ब्लॉक के CG तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, या फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम फाइबर टू दी CG ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक। सो आप सब जानते हो ये वैल्यू कितना हो जाता है, दिस वैल्यू इज 0.42 XU, where XU is टॉप से आपकी न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस हो जाएगी, ओके। क्या हो जाएगा, टॉप से एक्सट्रीम फाइबर से स्ट्रेस ब्लॉक के CG तक का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 0.42 XU, where XU is एक्सट्रीम टॉप फाइबर से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक की डेप्थ या फिर डिस्टेंस बोल सकते हो, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शंस की अगर बात करें, तो ऑप्शंस में क्या बोल रखा है, ऑप्शन ए इज 0.36 XU, ऑप्शन बी इज 0.42 XU,
ऑप्शन सी इज द 0.48 XU, ऑप्शन डी इज द 0.53 XU. So right answer is the 0.42 XU. क्या हो जाएगा दोस्तों? 0.42 XU. So here option B is the correct one. Okay, I hope आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी. Okay, अब एक थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है. Okay, so इस क्वेश्चन को वही लोग कर सकते हैं जो काफी डीप नॉलेज रखते हैं. ओके, जो चीजों में डीप नॉलेज रखते हैं. सो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है. बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे ये रहा. क्या बोला गया है? बोला गया है अ बिल्डिंग विद अ गैबल्ड रूफ विद विल एक्सपीरियंस प्रेशर ऑन इट्स लीवर्ड स्लोप विच इज. यहाँ पे बोला गया है एक बिल्डिंग है जिसका जो रूफ है कैसा है? गैबल्ड रूफ. ओके, कैसा है? गैबल्ड रूफ है. आप नेट के थ्रू देख सकते हो कि गैबल्ड रूफ कैसा दिखता है. सो बोला गया है जो आपका गैबल्ड रूफ है उसमें लीवर्ड स्लोप पे, ओके, किस पे? लीवर्ड स्लोप पे जनरली प्रेशर कैसा होता है? ओके, मींस कैसा प्रेशर एक्ट करता है. सो दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ ऑप्शंस की अगर बात करें. सो ऑप्शन ए इज द ऑलवेज पॉजिटिव, ऑप्शन बी इज द ऑलवेज नेगेटिव, ऑप्शन सी इज द sometimes positive and otherwise negative, and option D is the 0. So यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट वन आंसर है वो है राइट वन आंसर या फिर राइट वन ऑप्शन जो है वो क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट वन. मीन्स आपके गैबल्ड रूफ में लीवर्ड स्लोप पे जो प्रेशर एक्ट करता है वो कैसा होता है? ऑलवेज नेगेटिव. सो राइट वन इज द ऑप्शन बी. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. सो अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम की, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 15 और नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही. क्या बोला गया है भाई? बोला गया है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ एन एंगल मेंबर इन अ रिवेटेड ट्रस इज इक्वल टू. मीन्स यहाँ पे एंगल मेंबर से क्या कर रखा है इन्होंने? क्या कर रखा है? द इफेक्टिव लेंथ ऑफ एन एंगल मेंबर इन अ रिवेटेड ट्रस इज इक्वल टू. रिवेटेड ट्रस की बात हो रही है. सो रिवेटेड ट्रस के केस में जो हमारा एंगल मेंबर होता है वो सिंपली क्या होता है? एक पिन से कनेक्टेड होता है. किससे कनेक्टेड होता है? एक पिन से कनेक्टेड. सो हमारा एंगल सेक्शन अगर सिंगल पिन के द्वारा दोनों साइड कनेक्टेड है, सो इस केस में जो आपका एल इफेक्टिव होगा, इस केस में आपका एल इफेक्टिव जो होगा वो क्या होगा? मेंबर की लेंथ के इक्वल होगा. किसके इक्वल होगा? मेंबर की लेंथ के इक्वल. किस केस में? जब आपका एंगल सेक्शन सिंगल पिन के द्वारा कनेक्टेड है. लेकिन अगर बात करें आपका एंगल सेक्शन डबल या फिर ट्रिपल या फिर आपका वेल्डेड है, सो इस केस में आपके एल इफेक्टिव की वैल्यू चेंज हो जाती है. सो गाइस यहाँ पे बोला है रिवेटेड ट्रस. याद रखना पॉइंट टू बी नोटेड. रिवेटेड ट्रस में क्या होता है? एक मेंबर दूसरे मेंबर से कैसे पिन कनेक्टेड होता है. कैसे कनेक्टेड होता है? पिन कनेक्टेड होता है. सो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो ट्रस है वो किससे मिलकर बना है? एंगल सेक्शन से. किससे? एंगल सेक्शन से. और वहां पे बोर्ड्स कितने या फिर कितने पिन से कनेक्टेड है? सिंगल पिन से कनेक्टेड है. सो इस केस में आपका एल इफेक्टिव हो जाएगा किसके इक्वल? एल के इक्वल हो जाएगा. सो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 के ऑप्शंस की, सो ऑप्शन ए इज द एल, ऑप्शन बी इज द 0.85 एल, ऑप्शन सी इज द 0.65 एल एंड ऑप्शन डी इज द 0.5 एल. क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द 0.5 एल. सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज द ऑप्शन ए. ऑप्शन ए में क्या बोला गया है? एल इफेक्टिव इज इक्वल टू. ओके, ये चीज याद रखना भाई. यहाँ पे आपके जो पिंस लगे हैं या फिर बोल्ट लगे हैं या फिर रिवेट लगे हैं उनका नंबर क्या है? एक सिंगल रिवेट है. यहाँ पे अगर 2 रिवेट लगा दोगे, 3 रिवेट लगा दोगे या फिर फिक्स कर दोगे, मींस वेल्ड कर दोगे, सो आपका एल इफेक्टिव का वैल्यू जो होगा वो चेंज हो जाएगा. आई होप बात समझ में आई होगी. ओके, सो गाइस यहाँ से आपका 15th क्वेश्चन इज ऑल्सो ओवर. हम मूव करते हैं
16th प्रॉब्लम की तरफ। सो आपकी 16th प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। क्या बोला गया है 16th प्रॉब्लम में? बोला गया है इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द मीन स्ट्रेंथ ऑफ M20 concrete should be. So option A is 16 Newton per mm square. Option B is 20 Newton per mm square. Option C is 24 Newton per mm square. And option D is 26.4 Newton per mm square. So ये एक प्रॉब्लम मीन्स न्यूमेरिकल टाइप का प्रॉब्लम है। सो इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे राइट आंसर क्या आने वाला है। सो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो आपकी 15th प्रॉब्लम में क्या गिवन है आपको? फर्स्ट तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, सिग्मा से जिसको दिखाते हो आप, कितना है 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यहाँ पे M20 गिवन है, M20 गिवन है, इसका मतलब FCK की अगर बात करें तो FCK क्या हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना भाई। ये M स्टैंड्स फॉर मिक्स एंड 20 स्टैंड्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट या फिर क्यूब्स। सो एफसीके कितना हो गया 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे आपको बताना है मीन स्ट्रेंथ। क्या बताना है? एफ मीन बताना है। सो अगर आपको कैलकुलेट करना है एफ मीन की वैल्यू, सो कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों? फॉर्मूला हो जाता है एफ मीन इक्वल्स टू एफ सी के प्लस के डेल्टा या फिर के सिग्मा। और यहाँ पे के क्या है? सैंपल साइज है, मींस प्रोबेबिलिटी से ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। सो यहाँ पे जो आपका के का वैल्यू है वो वेरी करेगा सैंपल साइज वगैरह की सैंपल साइज वगैरह के बेसिस पे। सो अगर हम बात करें कि इन आवर केस, ओके, इन आवर केस के की वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं 1.65। क्या कंसीडर करते हैं? 1.65। सो यहाँ पे आपको एफसीके पता है कितना है 20 है, के की वैल्यू 1.65 एंड सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 20 प्लस के इज 1.65 इंटू 4। सो यहाँ से जो आपका आंसर है वो क्या है? जो आपका आंसर है वो हो जाएगा, एक सेकेंड में कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको क्या हो जाएगा, 20 प्लस 1.65 इंटू 4। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर आता है वो आ जाता है 26.6 न्यूटन पर mm। तो यहाँ से आपका राइट आंसर है क्या है 26.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बट आपकी अगर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट वन ऑप्शन इज द डी, लेकिन ऑप्शन में कितना गिवन है 26.4, लेकिन एग्जैक्टली कितना आ रहा है 26.6। सो यहाँ पे ये नियर अबाउट किसके है? ऑप्शन डी के इक्वल है। सो हियर राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन डी। ओके गाइस, सो यहाँ से आपका 16 नंबर प्रॉब्लम और होता है। हम मूव करते हैं 17th प्रॉब्लम की तरफ। सो देखेंगे हमारी 17th प्रॉब्लम क्या कहती है भाई। इसको मैं रफ कर देता हूं फिर देखते हैं। हमारी 17th प्रॉब्लम कहती है फाइंड द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम एज शोन इन फिगर, क्लियर कवर इज 15 mm। मीन्स यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है और उस फिगर में क्या बताना है? इफेक्टिव डेप्थ बतानी, किसकी? बीम की। तो हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। सो डायग्राम कुछ इस तरीके से गिवन है, ये आपकी बीम है, ओके, और यहाँ पे क्या है? ये आपका स्टीरअप्स है, दिस इज द स्टीरअप्स। यहाँ पे आपका रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। इस तरीके से आपका डायग्राम गिवन है और इसका ओवरऑल डेप्थ कितना है 300 है, ओके। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्लियर कवर गिवन है, क्लियर कवर कितना है 15 mm, और आपको बताना है इफेक्टिव डेप्थ। सो देखते हैं भाई कैसे। साथ ही साथ एक चीज और गिवन है,
आपका जो ये आपका जो स्टीरप्स है, स्टीरप्स का डाया गिवन है 16 mm। कितना गिवन है? 16 mm। सो यहाँ पे बताना है आपको इफेक्टिव डेप्थ। सो हम बात करते हैं इफेक्टिव डेप्थ की। सो इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है दोस्तों? टॉप से, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू दी सीजी ऑफ रीइंफोर्समेंट। कहां तक का होता है? सीजी ऑफ रीइंफोर्समेंट। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ टॉप से कहां तक है? सीजी ऑफ रीइंफोर्समेंट तक। ध्यान रखना भाई, सीजी ऑफ रीइंफोर्समेंट तक। सो आपको चाहिए ये इस डी का वैल्यू, इस स्मॉल डी का वैल्यू। सो हाउ टू कैलकुलेट? आप 300 mm में अगर इस वैल्यू को माइनस कर दें तो आपको डी का वैल्यू पता चल जाएगा। और ये जो वैल्यू होगी ये आपका क्या कहलाएगी दोस्तों? दिस मच डिस्टेंस कहलाएगी इफेक्टिव कवर। क्या कहलाएगा आपका? इफेक्टिव कवर। सो इफेक्टिव कवर क्या कहलाएगा? बॉटम से लेके रीइंफोर्समेंट के सीजी तक का, मींस बॉटम फाइबर से रीइंफोर्समेंट के सीजी तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? इफेक्टिव कवर। सो हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव कवर। सो इफेक्टिव कवर क्या हो जाएगा दोस्तों? देख लेते हैं भाई। इफेक्टिव कवर की बात करें तो यहाँ पे क्लियर कवर क्या हो जाएगा? ये जो आप देख रहे हो आउटर एज ऑफ स्टीरप, स्टीरप्स के आउटर एज से बॉटम क्या हो जाएगा आपका? क्लियर कवर हो जाएगा। और यहाँ पे ये देख सकते हो छोटा सा पतला सा हिस्सा किसका डाया है? डाया ऑफ स्टीरप्स हो गया। और यहां से क्या हो जाएगा? ये होल डाया बाय 2, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया सीजी तक का हो गया d/2। तो यहाँ पे आपका इफेक्टिव कवर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? इफेक्टिव कवर हो जाएगा क्लियर कवर प्लस डाया ऑफ स्टीरप्स प्लस डाया ऑफ रीइंफोर्समेंट, ओके, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बाय 2। सो आपका क्लियर कवर कितना है दोस्तों? 15। डाया ऑफ स्टीरप्स 16 mm। डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, एक सेकेंड, सॉरी, दिस इज द 8 mm। स्टीरप्स का जो डाया है वो 8 mm है। और आपके लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट मींस ये आपका लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट दिख रहा है, इसका जो डाया है कितना हो जाएगा? 16 mm। क्या है दोस्तों? 16। सो 16/2, दिस इज द 8। सो क्या हो जाएगा? 15 प्लस 8 प्लस 8, सो हो गया 15 दूना 30। क्या हो गया? 30 1 31। सो आपका इफेक्टिव कवर का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया? 31 mm। कितना आया भाई? 31 mm। आपको बताना क्या है? इफेक्टिव डेप्थ। सो इफेक्टिव डेप्थ इक्वल्स टू ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। ओवरऑल डेप्थ कितना है दोस्तों? 300। आपका इफेक्टिव कवर आपने कितना कैलकुलेट किया? 31। सो यहां से आपका जो इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों? 269। आपके इफेक्टिव डेप्थ की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 269। सो अगर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द 277 mm, ऑप्शन बी इज द 275 mm, ऑप्शन सी इज द 273 mm एंड ऑप्शन डी इज द 269 mm। सो यहाँ पे राइट आंसर आपने जो कैलकुलेट किया कितना? इफेक्टिव डेप्थ इक्वल्स टू 269 mm। सो हियर राइट ऑप्शन इज द डी। ओके, आपकी प्रॉब्लम नंबर 17 का जो राइट आंसर है, ओके, जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इज द राइट वन। ओके, यहां तक आई होप यहां तक सारी चीजें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ओके, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है चीजों को सो आपके सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल भी हो जाएंगे। ओके, यहां से आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे सो मींस इस तरीके से कह सकते हैं कि इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसमें से 5-6 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में रिपीट होने। ओके, सो यहाँ पे इस पेपर का सॉल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो इस चीज को ध्यान रखें भाई, थोड़ा केयरफुली सारी चीजों को स्टडी करें। सो इसको हम रफ करते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके भाई, देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम नंबर 18 और आपकी प्रॉब्लम नंबर 18 स्क्रीन पे ये रही। क्या बोला गया है? एज पर IS 456 इन अ कॉलम द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन
two longitudinal bars should not greater than. Option A is the 200 mm, option B is the 300 mm, option C is the 250 mm and option D is the 350 mm. So देख लेते हैं यहाँ पे बोला क्या है. बोला गया है कोई कॉलम है, कॉलम का हमने क्रॉस सेक्शन बना लिया. दिस इज द क्रॉस सेक्शन. ओके, लेट अस सपोज हमारा कॉलम जो है कैसा है, रेक्टेंगुलर है. सो यहां पे ये क्या है आपकी लॉन्गिट्यूडनल बार्स है. दीज आर लॉन्गिट्यूडनल. ओके, ये आपका क्रॉस सेक्शन है कॉलम का. लेट अस सपोज आपका जो क्रॉस सेक्शन है कैसा है, रेक्टेंगुलर है. कैसा है, रेक्टेंगुलर. और इस तरीके से यहाँ पे बार्स का अरेंजमेंट है. These bars are called as longitudinal bar. या फिर आप इनको मेन बार्स के नाम से भी जानते हो. सो इस केस में, कॉलम के केस में, एज पर IS 456 दो लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बीच में मैक्सिमम कितना डिस्टेंस हो सकता है, या फिर किस डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए. सो यहां पे आपके कॉलम की बात करें, सो कॉलम के केस में दो लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो होता है 300 mm. आप 300 mm से ज्यादा दो बार्स के बीच का स्पेसिंग नहीं रख सकते. सो शुड नॉट ग्रेटर देन 300 mm. ओके, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि इन द केस ऑफ कॉलम्स जो दो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं उनके बीच का जो स्पेसिंग होता है वो 300 mm से ज्यादा नहीं होगा इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में. सो यहां पे अगर ऑप्शंस की बात करें, सो ऑप्शन ए इज द 200, ऑप्शन बी इज द 300, ऑप्शन सी इज द 250 एंड ऑप्शन डी इज द 350 mm. सो हियर राइट वन इज द बी. सो करेक्ट आंसर इज द बी. ओके, सो यहां से आपका 18 नंबर प्रॉब्लम फिनिश होता है. हम मूव करेंगे 19 नंबर प्रॉब्लम की तरफ. सो देखते हैं 19th प्रॉब्लम. मैं इसको रफ कर देता हूं. हम बात करें अगर 19th प्रॉब्लम की, सो बोला गया है व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम when effectively restrained against translation at both the ends but restrained against rotation at one end only. Option A is the 0.707L, option B is the 0.8L, option C is the 0.65L and option D is the 0.5L. so देख लेते हैं. यहाँ पे सिंपली बोला गया है कोई कॉलम है जो कि बोथ एंड पे, बोथ एंड्स पे ट्रांसलेशन को रिस्ट्रेंड करके रखा गया. क्या करके रखा गया है, बोथ एंड्स पे ट्रांसलेशन को रिस्ट्रेंड करके रखा गया है. बट दूसरी कंडीशन है कि एक साइड पे, पहले तो बोला गया दोनों साइड पे ट्रांसलेशंस आर नॉट अलाउड, बट दूसरी कंडीशन में एक साइड आपका क्या हो सकता है, रोटेशन पॉसिबल है. मीन्स कह सकते हो कि एक एंड आपके कॉलम का फिक्स है, दूसरा एंड आपका क्या है, हिंज. हिंज का मतलब यहां पे किसी भी तरीके का ट्रांसलेशन अलाउ नहीं है, बट यहां पे रोटेशन अलाउ है. बट इन दिस केस नीदर ट्रांसलेशन इज अलाउड नॉर ट्रांसलेशन इज अलाउड नॉर आपका रोटेशन इज अलाउड. सो इस केस में आपका जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कर्व बनता है, बकलिंग कर्व कुछ इस तरीके से बनता है. सो इस केस में लेट अस सपोज आपके कॉलम का लेंथ L है. सो जो यहां पे आपका इफेक्टिव लेंथ होगा इस केस में वो क्या हो जाएगा दोस्तों, L इफेक्टिव इक्वल्स टू 0.8L. क्या हो जाएगा, आपके लेंथ ऑफ कॉलम के 0.8L हो जाएगा. सो हियर राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन बी. आई होप समझ आ रहा होगा आपको. सो आपके 19th नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी. बात करेंगे हम 20th प्रॉब्लम की.
सो 20वीं प्रॉब्लम की अगर बात करें, सो 20वीं प्रॉब्लम आपकी आपके बोर्ड पे या फिर स्क्रीन पे ये रही। क्या बोला गया है भाई? बोला गया है द डेप्थ ऑफ एन आइसोलेटेड फुटिंग इज जनरली गवर्न्ड बाय, मीन्स एक आपकी आइसोलेटेड फुटिंग है जिसकी डेप्थ किन किन वजहों से, किस किस रीजंस की वजह से गवर्न करती है। सो यहाँ पे आपके पास 3 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो बेंडिंग मोमेंट का होता है, दूसरा वन वे शियर का होता है, और तीसरा क्या होता है? टू वे शियर का क्राइटेरिया होता है। क्या होता है? टू वे शियर का क्राइटेरिया होता है। मीन्स आपकी जो आइसोलेटेड फुटिंग होती है वो 3 चीजों के द्वारा गवर्न होती है। कौन सी? पहला बेंडिंग, दूसरा सिंपल शियर या फिर वन वे शियर, एंड थर्ड इज द टू वे शियर, जिसको आप पंचिंग शियर भी बोलते हो। क्या बोलते हो? पंचिंग शियर भी बोलते हो। क्लियर? सो यहां पे अगर ऑप्शंस की बात करें, सो ऑप्शन ए बोला गया है बेंडिंग मोमेंट कंसीडरेशन, ऑप्शन बी बोला गया है डेवलपमेंट लेंथ कंसीडरेशन, एंड ऑप्शन सी बोला गया है शियर कंसीडरेशन, एंड ऑप्शन डी इज गिवन एज ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे आपका जो 20वीं प्रॉब्लम का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट कंसीडरेशन, शियर कंसीडरेशन यहाँ पे गिवन है, बट ऑप्शन बी में क्या है? डेवलपमेंट लेंथ कंसीडरेशन। यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ ना होके क्या होना चाहिए दोस्तों? टू वे शियर कंसीडरेशन। सो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा डी। ओके भाई, सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सो आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही। क्या बोला गया है भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम में? नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला गया है द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट टू बी यूज्ड इन अ बीम इज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू, मीन्स कोई हमारे पास बीम है जिसमें से मैक्सिमम टेंसाइल एरिया को पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम टेंसाइल एरिया। तो देखते हैं भाई किसी सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में मैक्सिमम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट का क्या वैल्यू होता है। सो दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पे क्या वैल्यू होता है? AST मैक्सिमम का वैल्यू क्या होता है? 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया। क्या होता है? 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया। सो आप इसको क्या लिख सकते हो? 0.04 ऑफ द एरिया ग्रॉस या फिर ग्रॉस एरिया। सो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है। AST मैक्स की बात होती है, सो उस केस में आपका जो एरिया होता है वो क्या होता है? ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा? विड्थ इनटू ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम। सो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, B इंटू डी। सो अगर बात करें ऑप्शंस की, सो ऑप्शन ए इज द 0.04 ग्रॉस एरिया ऑफ द सेक्शन, ऑप्शन बी इज द 0.04 इफेक्टिव एरिया ऑफ द सेक्शन, ऑप्शन सी इज द 0.057 into gross area of the section, option D is the 0.057 into effective area of the section. So right answer is 1, because option A क्या कह रहा है? 0.04 into gross area of the section. So मैंने यहाँ पे दिखा रखा है 0.04 of the area gross. So here right option is the A. Okay, नेक्स्ट मूव करते हैं भाई, हम 22 प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, 22वीं प्रॉब्लम की तरफ। सो आपकी 22वीं प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही। क्या बोला गया है दोस्तों 22वीं प्रॉब्लम में? बोला गया है द लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन RCT बीम। क्या बोला गया है? द लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन RCT बीम। ऑप्शन ए इज द लाइज इन फ्लैंज ऑलवेज, लाइज इन फ्लैंज ऑलवेज। Option B is the depends on flange depth and total depth. Option C is the lies in the web only. Option D is the lies at the junction of flange and web. So यहाँ पे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, क्योंकि आपकी जो टी बीम में न्यूट्रल एक्सिस होती है दोस्तों, वो जनरली डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ फ्लैंज टू द टोटल डेप्थ। किस पे डिपेंड करती है? फ्लैंज डेप्थ एंड
टोटल डेप्थ पे डिपेंड करती है। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, प्रॉब्लम नंबर 23 बोला गया है व्हाट शुड बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट रिस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन इन कोस्टल एरिया। सो सिंपल वर्ड्स में क्या है, सो पूछा गया है कि कोस्टल एरिया के केस में, ओके, इन द कोस्टल एरिया रीजन आपका प्लेन पीसीसी और आरसीसी का मिनिमम ग्रेड कितना होना चाहिए। ओके, तो अगर हम बात करें दोस्तों कोस्टल एरिया की, किसकी बात करें हम, अगर दोस्तों बात करें कोस्टल एरिया की, सो कोस्टल एरिया के केस में जो मिनिमम ग्रेड होता है पीसीसी क्या है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, एंड आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सो क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर कोस्टल एरिया मिनिमम ग्रेड जो होता है कंक्रीट का पीसीसी के लिए हो जाता है M20 और आरसीसी के लिए हो जाता है दोस्तों M30। क्या हो जाएगा, M20 एंड M30। सो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सो ऑप्शन ए इज द M20 एंड M30, ऑप्शन बी इज द M25 एंड M30, ऑप्शन सी इज द M20 एंड M25 एंड ऑप्शन डी इज द नन ऑफ द एम। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों, M20 एंड M30। सो हियर राइट ऑप्शन इज ए is the right option, M20 and M30 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम यूज करते हैं इन दी कोस्टल एरिया। ओके, सो यहां से आपका 23rd प्रॉब्लम खत्म होती है, हम मूव करते हैं 24th प्रॉब्लम पे। सो 24वीं प्रॉब्लम क्या कहती है दोस्तों, 24वां प्रॉब्लम कहता है एज पर IS 456 द मिनिमम थिकनेस प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब shall not be less than. So option A is the 100 mm, option B is the 125 mm, option C is the 150 mm and option D is the 200 mm. So इस प्रॉब्लम का जो राइट आंसर है वो क्या है भाई, फ्लैट स्लैब के केस में जो मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 125 mm से कम नहीं होना चाहिए। ओके, फ्लैट स्लैब के केस में, फ्लैट स्लैब, अब आप कहोगे ये फ्लैट स्लैब क्या होता है दोस्तों, एक ऐसी स्लैब जो कि कॉलम्स पे रखी होती, मींस एक ऐसी स्लैब जो डायरेक्टली कॉलम्स पे रखी हुई है। ओके, वहां पे किसी भी तरीके का बीम का कोई प्रोविजन नहीं है, मींस कोई भी यूज नहीं है, डायरेक्टली एक ऐसी स्लैब जो आपके कॉलम्स पे डायरेक्टली रेस्ट करता है, ऐसी स्लैब को हम बोल देते हैं फ्लैट स्लैब। सो फ्लैट स्लैब के केस में जो मिनिमम डेप्थ ऑफ स्लैब होता है वो जनरली कितना होता है दोस्तों, 120, मींस इससे कम नहीं। सो आपके 24वीं प्रॉब्लम का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट वन बिकॉज मिनिमम डेप्थ फॉर फ्लैट स्लैब इज 125 mm। ओके भाई, सो यहां से आपका 24वीं प्रॉब्लम खत्म होती है दोस्तों। हम मूव करेंगे 25th प्रॉब्लम पे। सो 25th प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। क्या बोला गया है 25th प्रॉब्लम में, बोला गया है इन आरसी बीम main reinforcement consists of 16 mm bars and coarse aggregate size used is 20 mm. The horizontal distance between two parallel reinforcing bars should not be less than option A 16 mm, option B 20 mm, option C 21 mm and option D is a 25 mm. So देख लेते हैं भाई, इसको मैं रफ करता हूं। यहाँ पे आपको एक आरसी बीम गिवन है और आपके इस आरसी बीम में जो हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट देखते हैं भाई, दिस इज योर आरसी बीम। यहाँ पे क्या है, बॉटम में आपने प्रोवाइड कर रखा है मेन रीइंफोर्समेंट। ओके, ये जो मेन रीइंफोर्समेंट है इनके बीच का स्पेसिंग क्या है। ओके, यहाँ पे पूछा गया है जनरली आपके जो मेन रीइंफोर्समेंट दे रखे हैं इनके बीच का स्पेसिंग क्या है, मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। सो यहाँ पे आपके पास दो प्रोविजन है, एक तो होता है अगर इक्वल डाया बार आपने प्रोवाइड कर रखी है सो हो जाएगा डाया ऑफ बार्स।
अगर इक्वल डाया प्रोवाइड कर रखा है सो डाया ऑफ बार हो जाएगा, अगर आपने अनइक्वल प्रोवाइड कर रखा है सो मैक्सिमम डाया ऑफ बार हो जाएगा। और आपका सेकंड जो प्रोविजन होता है क्या हो जाता है, साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5m, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो आपकी दो रीइंफोर्समेंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर स्पेसिंग की वैल्यू हो जाएगी। सो क्या बोला गया है यहाँ पे, मेन रीइंफोर्समेंट कितना है 16 mm। ओके, मेन रीइंफोर्समेंट आपका कितना है 16 mm बार्स। ओके, सो यहाँ पे जो भी आपके मेन रीइंफोर्समेंट है इनका जो डाया है कितना है 16 mm है। और यहाँ पे साथ ही साथ आपको बताया है कि आपका जो एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट का साइज कितना गिवन है 20 mm। सो हमें बताना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू बार्स। सो पहले की बात करें, फर्स्ट क्राइटेरिया डाया ऑफ द बार। सो डाया ऑफ द बार कितना है 16 mm। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5। साइज ऑफ एग्रीगेट 20 में जोड़ो 5, सो कितना हो जाएगा दोस्तों 25। इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी दो बार्स के बीच का हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग हो जाएगा। सो इनमें से मैक्सिमम क्या हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा दोस्तों 25। सो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हम दो बार्स के बीच का हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे आपकी अगर बात करें 25th प्रॉब्लम की, सो ऑप्शन ए इज द 16 mm, ऑप्शन बी इज द 20 mm, ऑप्शन सी इज द 21 mm एंड ऑप्शन डी इज द 25। सो आपने कैलकुलेट किया कितना 25 mm। सो हियर राइट आंसर इज द डी। डी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, सो थैंक यू।